एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो टॉपिक है ये एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में और एमपीपीएससी के मेंस में दोनों में दिया गया है। इसके अलावा जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेबस है जिसमें आयोग दिए गए हैं उसमें भी ये टॉपिक दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर आप यूपीएससी, एसएससी और अन्य जो भी एग्ज़ाम है सब में ये आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट हमें ऐसे पढ़ना है कि हमें सब कुछ याद हो जाए। ये सारा कंटेंट आपके पास भी है, लेकिन आपको याद कितना है ये मायने रखता है। तो मेरा उद्देश्य आपको याद कराने का है। चलिए पढ़ते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग। अब भारत का निर्वाचन आयोग क्या यह एक संवैधानिक संस्था है? तो हाँ, यह एक संवैधानिक संस्था है। क्यों है? क्योंकि संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन दिया गया है और आर्टिकल नंबर 326 से आर्टिकल नंबर 329 तक इसका वर्णन संविधान में वर्णित है। इसीलिए यह संस्था संवैधानिक संस्था है। ओके, देखिए संविधान का कौन सा भाग है? संविधान का भाग 15 है। अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद जो है वो राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सभी के जो निर्वाचन का संचालन है, निर्देशन है, नियंत्रण है, उस सब की जिम्मेदारी किसकी है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो पंचायतों के चुनाव हैं उसका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो पंचायतों के चुनाव कराता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब ये कैसी संस्था है? तो निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। अतः यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए समान है। केंद्र के लिए भी समान है और राज्य के लिए भी समान है। यह एक स्थायी मीन्स ऐसा नहीं है कि निर्वाचन आयोग केवल 5 साल के लिए है, उसके बाद फिर से इसका विघटन हो जाएगा। तो यह एक स्थायी संस्था है और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के द्वारा देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का उद्देश्य है। कैसे हो? स्वतंत्र चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव हो। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई घोटालाबाजी ना हो सके। ओके, फिर राज्यों में होने वाले पंचायतों और नगर निगम के जो चुनाव है वो भारत का निर्वाचन आयोग तो नहीं कराता है, बल्कि इसके लिए अलग से निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो इतने पॉइंट क्या आपको याद हो गए हैं? भाग 15, अनुच्छेद नंबर 324 से 329, अखिल भारतीय संस्था है, एकल नहीं स्थायी निकाय है और कैसा है? स्वतंत्र निकाय है। अब इसकी संरचना पर ध्यान देते हैं। इसके पहले हम इसका जो वर्णन है कैसे कैसे है पहले वो देख लेते हैं, तो उसके बाद हमें दूसरे पॉइंट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। गठन अभी हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल नंबर 324 में क्या दिया गया है? इसका गठन दिया गया है। फिर संरचना कैसा है? तो ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें जो एक होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और जो 2 होते हैं वो अन्य आयुक्त होता है। मतलब ये इस प्रकार की बॉडी है। एक जो है वो मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त है और 2 जो है वो अन्य आयुक्त हैं। नोडल एजेंसी क्या है? तो विधि और न्याय मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो माननीय राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी राजीव कुमार जी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो या तो उनका 6 वर्ष कार्यकाल पूरा होना चाहिए, या इस बीच में यदि उनकी उम्र 65 साल से अधिक हो जाएगी तो फिर उनकी वो चीज़ काउंट की जाएगी। फिर मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और जो रिपोर्ट देंगे तो ये अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करेंगे। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो उनका नाम है सुकुमार सेन। और पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो BS रमा देवी। भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसी महिला हुई हैं जो क्या रही हैं? प्रथम महिला चुनाव आयुक्त रही हैं, BS रमा देवी। ये प्रश्न MPPSC में पूछा गया है तो इसको भी याद करना है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो उनका नाम है राजीव कुमार। इसके पहले सुशील चंद्रा थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं।
और ये 25वें नंबर के हैं। अन्य चुनाव आयुक्त, इनको हमें अभी इतना याद नहीं करना, ये चेंज हो चुके हैं। तो इतना हमें समझ में आ गया है कि क्या क्या बताया गया है। फिर बताया गया है यहाँ पर कि यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, मतलब 1+2 इसकी संरचना रहेगी। राष्ट्रपति के द्वारा इसका जो है वो नियुक्ति की जाती है। इतने पॉइंट्स दिए हुए हैं। फिर ये इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है, अब हमें ये पढ़ना है पॉइंट, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि वर्ष 1950 में 15 अक्टूबर 1989 तक ये एक सदस्यीय निकाय था, जिसमें केवल एक निर्वाचन अधिकारी होता था। फिर 16 अक्टूबर 1989 को क्या किया गया कि राष्ट्रपति ने बोला कि बहुत अधिक कार्यभार बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया। तो कैसा निकाय हो गया? बहुसदस्यीय निकाय हो गया। फिर 1990 में जो ये 2 सदस्यों को जोड़ा गया था, इनको फिर से हटा दिया गया, तो फिर से यह एक सदस्यीय निकाय हो गया। और फिर फाइनली अक्टूबर 1993 में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद अब तक जो है वो बहुसदस्यीय संस्था के रूप में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी यही सिस्टम है कि एक जो होंगे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और जो 2 होंगे वो अन्य आयुक्त होंगे, अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है कि यह कैसा है, बहुसदस्यीय निकाय है। अब इसकी सेवा शर्तों में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 324(5) है, मतलब जो 324 के तहत भी 1 2 3 4 5 ऐसा बताया गया है। तो जो 324(5) है उसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि हैं वो कौन तय करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। ओके। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें लगती है कि इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके पास केवल समान शक्तियां हैं। केवल ये बोलने के लिए है कि जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और जो दो अन्य आयुक्त होंगे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है इसमें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के जो वेतन भत्ते हैं वो एक दूसरे के अनुलाभ को भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। मतलब इन तीनों का जो वेतन होता है वो समान होता है। और निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर जब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच में कोई मतभेद होता है तो बहुमत के आधार पर फैसला किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिसीजन है, इसको अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई बोल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे निर्वाचन आयुक्त बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो 3 सदस्य हैं तो बहुमत के आधार पर क्या होगा? डिसीजन हो जाएगा। फिर कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष 65 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष ही हम याद कर चुके हैं। जो त्यागपत्र है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो इनकी नियुक्ति चूंकि राष्ट्रपति जी करते हैं तो इनको त्यागपत्र देंगे तो ये राष्ट्रपति को ही देंगे। ओके। और उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी राष्ट्रपति हटा सकते हैं। फिर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद पर उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, याद रखिए यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनको जिस तरीके से हटाया जा सकता है न्यायाधीश को, उसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हटाया जा सकता है। देखिए अगर आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आपको टिपिकल लग सकता है, लेकिन यदि आपने एक बार कॉन्सेप्ट से इसको समझ लिया तो आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। ओके। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पे संसद दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद इनको हटाया जाएगा। ओके। फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं कर सकते, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। अब इनको क्या क्या शक्तियां हैं? तो शक्तियां तो आपको पता ही होगा कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना और सीमांकन करना, मतदाता सूची तैयार करना, इलेक्शन कराना, जो चुनाव चिन्ह होते हैं उनको मान्यता प्रदान करना,
ये इसके प्रमुख काम हैं। फिर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये कुछ लिस्ट दी गई है, ये नाम हमें कुछ कुछ पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वो थे सुकुमार सेन। यह प्रश्न पूछा गया है। फिर सर्वाधिक समय तक कौन रहे, तो जो व्यक्ति सुंदर है उसका टेन्यूर ज़्यादा हो सकता है, तो V.K. सुंदरम, जो सुंदरम जी थे इनका सर्वाधिक समय तक कार्यकाल था। ओके। और इसके बाद में जो रमा देवी थी ये 9वें नंबर की थी और एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने वाली ये महिला थी। ओके। फिर जो सुधार आए थे, चुनाव सुधार, तो जैसे TN सेशन जो थे, इनके टाइम पे वोटर ID वाला सुधार हुआ, शकदर कमेटी आई, इन लोगों ने अपने अलग अलग चुनाव सुधार के रिकमेंडेशन दिए थे। और अभी 25वें नंबर के कौन है, राजीव कुमार, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको एटलीस्ट इतने नाम याद करना है। फिर आयोग से संबंधित अनुच्छेद हम याद करेंगे। सबसे पहले दिया है अनुच्छेद नंबर 324। ये सब किस में दिया गया है, तो ये भाग 15, भाग नंबर 15 में ये वर्णन है। आर्टिकल नंबर 324 क्या बोलता है कि चुनाव आयोग के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निर्धारित होगी, निहित होगी। मीन्स चुनाव आयोग के जो भी अधीक्षण के कार्य होंगे, जो भी डायरेक्शन दिया जाएगा, जो भी कंट्रोल होगा, ये सारी जो पावर है वो किसके पास होंगी, निर्वाचन आयोग में निहित होंगी। फिर आर्टिकल नंबर 325 क्या बोलता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पे किसी भी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना तथा उसके किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए गए का दावा ना किया जाना। देखिए ये थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज लिखी है, मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करती हूँ कि किसी भी प्रकार का धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो वोटर लिस्ट है या वोटर ID है आपकी नहीं बनाई जाएगी, या आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं या जैन हैं इसलिए आपको अपात्र किया जाता है। ऐसा नहीं होगा। मीन्स धर्म, जाति, लिंग के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल नंबर 326 क्या बोलता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप 18 वर्ष से अधिक हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप जरूर जब वोट डालने जाते होंगे तो आपको ये वोट डालने का जो अधिकार मिला है ये किस आर्टिकल के तहत मिला है, तो वो आर्टिकल है 326। लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में जो वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे, तो ये जो वयस्क मताधिकार है इसका आर्टिकल है 326। इसको बिल्कुल आप रट लीजिए। फिर देखिए यहीं पे याद करते हैं हम, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, जिसके तहत पहले जो चुनाव में वोट डालने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन फिर ये घटा के कितनी की गई, 18 वर्ष की गई। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, ये 1989 में हुआ था। और यह प्रश्न अनेकों बार पूछा गया है इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। फिर आर्टिकल नंबर 327 क्या बोलता है, ये बोलता है कि विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में उपबंध कराने की संसद की शक्ति। अब ये क्या है, तो 327 बोलता है कि जो विधानमंडल के चुनाव होंगे उसमें संसद किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या प्रणाली को अपनाएगा, उसकी जो सारी शक्तियां हैं वो 327 में बोली गई हैं। फिर 328 क्या बोलता है कि राज्य विधायिका से संबंधित राज्य के अंदर जो भी चुनाव संपन्न कराने का प्रावधान किया जाएगा। मतलब 327 बोलता है संसद की शक्ति के बारे में, जबकि 328 बोलता है मतलब राज्य की शक्ति के बारे में, राज्य विधायिका की शक्ति के बारे में। ओके। फिर 329 क्या बोलता है, 329 बोलता है चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नो, मीन्स नो, हम हमेशा नो को नो से रिलेट करते हैं। तो चुनाव आयोग चुनाव मामले जो भी संबंधी मामले हैं उन पर जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नो 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 मीन्स आपको ये याद हो गया है कि 329 में क्या दिया गया है कि न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। फिर 329 का क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान। तो विशेष प्रावधान जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो आई होप आपको इतने आर्टिकल याद हो गए होंगे। हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये तो हमें बिल्कुल याद ही होना चाहिए। 324 बोलता है कि चुनाव आयोग के नियंत्रण, निर्देशन, उसकी शक्ति।
शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित होगी। 325 बोलता है कि धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 326 हमने याद कर लिया कि वयस्क मताधिकार है। 327 क्या बोलता है कि विधानमंडल के चुनाव में संसद की शक्ति। 328 में क्या बताया गया है कि जो राज्य विधायिका की शक्ति क्या होगी, राज्य के संबंध में जो चुनाव होंगे। 329 में होगा नो 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 मीन्स न्यायालयों का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये आर्टिकल से हमें पूरे याद हो चुके हैं। चुनाव आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेते हैं। भाग नंबर 15 ये पढ़ चुके हैं। 324 से 329 तक वर्णन किया गया है। 324 में एक निर्वाचन आयोग होगा, ये बोला गया है। इसके बाद में चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी की जाएगी। जब भी संसद के इलेक्शन होंगे तो राष्ट्रपति सूचना देंगे और जब राज्य के लिए होंगे तो राज्यपाल सूचना देंगे। फिर आर्टिकल 326 में क्या पढ़ा था कि वयस्क मताधिकार का वर्णन है। भारत में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? यह एक लीगल राइट है। ये जो प्रश्न है ये यूपीएससी पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। फिर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जो भी देखिए अभी जो भी जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारे ऐसे कुछ जो नियम होते हैं जिनमें बदलाव किया जाता है, आचार संहिता होती है। तो जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसके तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर 61वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 1988-89 भी मिलता है। इसके द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर क्या किया गया, 18 वर्ष किया गया। और जो 28 मार्च 1989 से क्या हो गया, प्रभावी हो गया। मतलब 1988 में अमेंडमेंट हो गया था, लेकिन जब लागू हुआ तो वो 1989 मिलता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, यह प्रश्न भी पूछा गया है। फिर जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय पंचायतें और नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। और जो परिसीमन का आयोग होता है, जो परिसीमन आयोग मतलब डिलिमिटेशन कमीशन, जिसका वर्णन आर्टिकल नंबर 82 में दिया गया है। इसमें विगत जनगणना के आधार पे जो जनगणना होती है, विगत मतलब जो पिछली जनगणना है, जैसे हमारे यहाँ पे अभी जो लास्ट जनगणना है वो 2011 वाली है, तो उसके आधार पे चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण किया जाता है। यही काम होता है डिलिमिटेशन आयोग का। मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। जैसे अभी राजीव कुमार हैं, वो कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो जो भी डिलिमिटेशन आयोग है उसके जो पदेन सदस्य होंगे वो कौन होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। और जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसके तहत चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों का जो रजिस्ट्रेशन होता है तो वो इसी अधिनियम के तहत होता है। और इसके बाद में अब तक 4 बार कब कब ये प्रश्न बिल्कुल पूछे गए हैं, आप याद कर लीजिए। सबसे पहले 1952 में, फिर 1963 में, फिर 1973 में और फिर 2002 में। 10-10 साल का डिफरेंस है लगभग। तो 1952, 1963, फिर 1973 और 2002 4 बार जो है वो परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। सबसे पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन से नंबर की थी, 9वें नंबर की थी, और वो कौन थी, रमा देवी थी, VS रमा देवी। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निर्वाचन आयोग की शक्तियों को क्या करता है, विस्तारित करता है, जिसके तहत बहुत सारे नियम भी बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं, जैसे EVM, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EVM? EVM इज इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। इसका सबसे पहले यूज कहाँ पर किया गया था, जो केरल के पारूर विधानसभा था वहां पर इलेक्शन हुए थे, तो इसका यूज सबसे पहले कहाँ पर किया गया था, केरल में किया गया था। कब किया गया था, तो केरल में जो इसका यूज किया गया था वो 1982 में किया गया था। फिर EVM में 1998 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में सबसे पहले 5 विधानसभाओं में EVM का यूज किया गया था, तो ये भी याद रखना है आपको। EVM से संपूर्ण आम चुनाव सबसे पहले कब हुए, तो 2004 में हुए, कि जो पूरे आम चुनाव हुए थे उसमें EVM का यूज किया गया, ऐसा 2004 में हुआ। फिर वीवीपैट क्या है, जो वीवीपैट होता है इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है, वोटर वेरीफाई, आगे जो भी है वो आप बताएंगे।
तो वीवीपैट जो है वो पर्ची मशीन का उपयोग सबसे पहले 2013 में कहाँ पर, नागालैंड में किया गया। ओके, और जो वीवीपैट का निर्माण है वो किसने किया, वो वेल कंपनी ने किया, और 2013 में ये शुरू हो गया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना हमको पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसको आपको 2 से 3 बार आप सुन लीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आप उनको नोट कर लीजिए। मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसके जो रफ नोट्स बनाए थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से तो नहीं लिखा, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, जो लोकतंत्र है, सबसे पहले एक लाइन लिखी है कि लोकतंत्र की जान, लोकतंत्र की जो जान है वो इलेक्शन है। जब इलेक्शन फ्री हो और ट्रांसपेरेंट हो तो वही आपकी सबसे अच्छी सरकार के बारे में बता सकते हैं। फिर ये सब हम पढ़ चुके हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, और जो ये निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसीलिए जो 25 जनवरी है उस दिन को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जो नेशनल वोटर डे होता है वो कब होता है, वो 25 जनवरी को होता है, इसको याद रखना आप। 2011 से पहले मनाया गया था। फिर ये सब वही पॉइंट है जो, थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।